हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। ये चैप्टर आपका मैथ्स का चैप्टर है क्लास 10th का, जिसके हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप बस प्रैक्टिस करो हमारे साथ साथ भी, और बाद में भी वीडियो खत्म होने के बाद भी आप खुद से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। बस आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप इन सब के क्वेश्चंस को एग्जाम में बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, पहला आपको इक्वेशन दिया है x + y = 14 और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 4। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है। कौन सा मेथड बोला है ये आप देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमने क्या बताया कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले आएंगे। तो अगर आप कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हो, तो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1। हम 1 का यूज करके क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिखा जा सकता है 14 - y। x बराबर हम लिख सकते हैं 14 - y, तभी ना होगा y, या फिर y बराबर हम 14 - x भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा? x बराबर 14 - y। अब हम क्या करेंगे? इस x के वैल्यू को, अब देखो x y जो है x जो है वो y के टर्म में आ गया। अब क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन का आप यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाओगे, उस इक्वेशन का आप दोबारा से वहां यूज नहीं करोगे। अगर हमने अभी 1 का यूज करके x को 14 - y लाए थे, तो हम वापस से 1 में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में आप क्या करो? इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इक्वेशन 2 में x की जगह हम क्या लिख देंगे? 14 - y = 4। तो देखो, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया, 2 वेरिएबल हट गया ना, क्योंकि हमारा सेम वेरिएबल आ गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 14 - 2y = 4 हो जाएगा। 14 - 2y = 4। तो इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व करो तो 14 - 4 = हो जाएगा 2y। तो 2y बराबर आ जाएगा हमारा 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो y का आपको वैल्यू क्या मिला? 5। अब x का अगर वैल्यू निकालना है तो आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो। फ्रॉम 3 x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - 5 यानी कि 9। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 9। तो हमें एक सॉल्यूशन क्या मिला? इस इक्वेशन का सॉल्व करने बोला था ना, तो सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया इसका x बराबर 9 एंड y बराबर 5। x बराबर 9 और y बराबर 5, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। बात समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी था ना। ठीक है, तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन मेथड आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 11 है और दूसरा है 4x + 6y = 22। ये है, इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो पहले आप चेक करो कि हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में नहीं, इसमें आपको एलिमिनेशन करना है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? आपको एक वेरिएबल को खत्म करना होगा। खत्म इन द सेंस आपको क्या करना होगा? इक्वेशन को इस तरह से कुछ नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे आपका यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। तो अभी तो कोई वेरिएबल को हम घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि 2x से 4x नहीं कटता है, 3y से 6y नहीं कटता है। लेकिन अगर हम इस 2x को 4x बना दें तो 4x से 4x माइनस करेंगे तो 4x खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हमारा x खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। 1 मिनट, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको, ये जो क्वेश्चन है आपको बोल दिया है कि आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, बट यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा। यहां ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 11, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं ना 2x + 3y - 11 = 0, और दूसरा 4x + 6y -22 = 0। अगर आप यहां पे चेक करो कि ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट तो नहीं,
कोइंसिडेंट तो नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। क्यों? देखो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप a1/a2 निकालो तो वो आएगा 2/4, इसका मतलब 1/2। सेम b1/b2 निकालो तो ये क्या आएगा 3/6 यानी कि 1/2। और लास्ट c1/c2 निकालो तो ये आएगा -11/-22 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इस इक्वेशन में क्या सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसा रहेगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस कैसा रहेगा, कोइंसिडेंट। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाते हैं तो वो मेनली यूनिक सॉल्यूशन देता है। बात समझ में आया? तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये एलिमिनेशन मेथड ऐसे लिखा है तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हो कि y को आप क्या मान लो, k मान लो, तो जो x आएगा वो k के टर्म में ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप y को k मानते हो तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3k, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3k/2। ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बट k के टर्म में होगा। k आप कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर ले सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आया? तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, बट हाँ हमें ये पता चल गया ना कि यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट होंगे तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बट एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, मेनी सॉल्यूशन। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8 एंड 2x + 4y = अच्छा ये दिया हुआ है। देखो इसमें आपको चेक करके बताना है कि स्टेट वेदर द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 8 और दूसरा 2x + 4y = 16। ये दो आपको इक्वेशन दे रखे हैं। मेरे ख्याल से ये भी वैसा ही है। x + 2y - 8 = 0 हमारा पहला होगा और दूसरा 2x + 4y - 16 = 0 दूसरा होगा। अगर आप यहाँ चेक करो a1/a2 को तो ये आएगा 1/2, b1/b2 चेक करो तो ये आएगा 2/4 यानी कि ये भी 1/2 हो गया। और तीसरा c1/c2 चेक करो तो ये आएगा -8/16, ये भी 1/2, -8/-16 ये भी कितना होगा 1/2। तो यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा था। ठीक है, तीनों बराबर था ना 1/2 1/2 1/2। तो यहां पे भी लाइंस कैसा होगा, यहां पे लाइंस क्या होगा, कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। लाइंस कैसा होगा यहाँ पे, कोइंसिडेंट। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया? तो आपसे पूछ रहा था ना कि स्टेट वेदर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया? इसमें भी वही, आप x को k रख दो तो y का कुछ वैल्यू हो जाएगा, या फिर y को k रख दो x का कुछ वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन से था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन अब आपके लिए अच्छा है। इसमें क्या बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालो जिसमें आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें कैसा सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो। तो पहला इक्वेशन दिया है kx + y माइनस बराबर 0। देखो जो भी चीजें आपकी लिखी रहती है ना सबको हम LHS में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 को भी हम LHS में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, kx + y - 1 = 0 ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा 3x + ky - 3 = 0 दूसरा है। बोला क्या है, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या केस पढ़ा था, नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये केस होता है तभी लाइंस हमारा क्या होता है, पैरेलल, और सिस्टम क्या होता है, नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन देता है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले a1/a2 आप निकालो। a1/a2 का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हुआ k, ये हुआ 3, तो k/3 आया आपका a1/a2। ठीक है, दूसरा b1/b2 क्या हुआ, ये हुआ 1/k, क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे k है। आपको पता है ना, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें ये किसका केस है, ये नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया a1/a2 और b1/b2, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब k/3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/k के। k/3 किसके बराबर होना चाहिए, 1/k के। तो इसका मतलब k² होना चाहिए 3 के बराबर। तो k = क्या आ जाएगा, ±√3। k = क्या आ जाएगा, ±√3। बात समझ में आया?
और अगर एक आप जो बराबर नहीं है वो भी देख लो। अगर आप देखो यहां पे तो k/3 अगर हमारा c1/c2 क्या आएगा, c1/c2 आएगा हमारा 1/3, तो k/3 1/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब k 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, k 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और b1/b2 कितना था 1/k नॉट इक्वल टू 1/3, तो यहां पे आपका k नॉट इक्वल टू 3, तो k आपका ±√3 आएगा। k का वैल्यू आपसे पूछा है, साथ ही आप ये भी जान लो कि k जो होगा वो 1 और 3 भी नहीं होगा। बात समझ में आया, क्योंकि देखो आपको a1/a2 बराबर b1/b2 तो हमने लिख दिया, लेकिन ये बराबर ये नहीं भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब a1/a2 क्या था आपका, a1/a2 k/3 था, तो k/3 1/3 के बराबर नहीं होगा, मतलब k 1 के बराबर नहीं होगा। दूसरा b1/b2 क्या था 1/k था, b1/b2 क्या था 1/k था, तो 1/k हमारा, ठीक है 1/k जो होगा हमारा वो 1/3 के बराबर नहीं होगा, तो k 3 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया, तो ये सब चीजें भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो k का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक नो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू ±√3। बात समझे, ठीक है। k का वैल्यू चाहे √3 हो चाहे -√3 हो, दोनों के केस में होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली। चलो देखो ये ग्राफिकली सॉल्व करने बोल रहा है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने वाला जो हमने वन शॉट वीडियो में पढ़ा था वो क्या आपने देखा था, अभी हमने बताया था वन शॉट में, तो क्या था ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा। तो आपके पास दो इक्वेशन है, पहला क्या है, दो इक्वेशन है, ये ओरिजिन होगा, ये x होगा, ये y होगा। पहला इक्वेशन क्या है x + y = 6, तो आपको यहां पे पहले ये लाइन को बनाना पड़ेगा। तो x y का वैल्यू रखो, x हम 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, y 0 रखोगे तो x 6 आएगा, ठीक है। और किसी वैल्यूज का जरूरत नहीं है, बस दो ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगर आप वहाँ दूसरा देखो x - y = 2 है, इसमें भी आप दो वैल्यूज रख के देखो x और y, तो आप अगर x 0 रखोगे तो y -2 आएगा, अगर y 0 रखोगे तो x 2 आएगा, y 0 रखोगे तो x 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों का लाइन बनाओ, देखो क्या करेंगे, हमारा जो है y का वैल्यू 6 तक गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और x का वैल्यू कहाँ तक गया, ये भी 6 तक गया ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरा जो है x 0 -2 तक भी गया है y, तो इसका मतलब -1 -2, ठीक है। x तो ठीक है। अब इतना में आप ग्राफ बना सकते हो। पहला है पॉइंट 0 6 और 6 0, तो 0 6 जो पॉइंट होगा ये होगा इस एक्सिस पे, और 6 0 जो होगा ये होगा। तो अगर आप इन दोनों को लिखो पॉइंट फर्स्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पे जो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये हमारा पहला इक्वेशन के लिए बनेगा। ये कौन सा इक्वेशन के लिए बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन बनेगा। और सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिखा हुआ है 0 -2, 0 -2 यहाँ आएगा, और दूसरा 2 0 2 0 आपका यहाँ आएगा, तो ये दूसरा लाइन बनेगा आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। बात समझ गए, तो ये दोनों लाइन बन गया। अगर आप लाइन का इक्वेशन लिख दो तो ये जो लाइन होगा x - y = 2 होगा, और ये जो होगा x + y = 6 होगा। रेड वाला x + y = 6 होगा, और ये x - y = 2 होगा। देखो ये फिगर रफ बन रहा है, तो थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो सकता है। अब क्या बोला है, इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब x y का वैल्यू बताना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो y जो कोऑर्डिनेट है इसका वो 2 के सामने है, और x कोऑर्डिनेट जो है 4 के सामने है। 4 से थोड़ा आपको इधर लग रहा है, बट एक्चुअली में वो 4 ही होगा, क्योंकि आप ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ रफली बना है ना, तो थोड़ा सा ये ग्राफ में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। बट अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे 4 और 2 होगा, क्योंकि देखो अगर आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो देख लेना आपका 4 और 2 ही आएगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा ना ये होगा 4, 2, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका वो क्या होगा, x = 4 और y = 2। अब चाहो तो इसको यहाँ रख के देख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन में आपको वो सेटिस्फाई करेगा। x + y = 6 है तो 4 + 2 ठीक, और x - y = 2 है तो 4 - 2 2, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 4, 2। तो ग्राफ बना के जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। बात समझे, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो
ये भी इक्वेशन बढ़िया है। पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इनका कलर चेंज कर दो। पहला इक्वेशन है kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, जो RHS में है सबको हमने LHS में ले आया। और दूसरा 6x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। बोला क्या है आपको, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होता है। तो अब यहाँ a1/a2 निकालो। a1/a2 क्या है, k/6। b1/b2 क्या है, अगर आप ध्यान दो यहाँ -1 यहाँ -2 यानी -1/-2 यानी 1/2। और c1/c2 क्या है, यह है -2/-4 यानी कि ये भी है आपका -2/-4 यानी कि 1/2 है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको बराबर हो गया, बस हमको इसको बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं k/6 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से k/6 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। तो इसका मतलब k इक्वल टू 6/2 आ जाएगा, यानी कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो 3 इज द राइट आंसर। तो k का वैल्यू क्या होगा, 3, k इक्वल टू 3। ठीक है, ये आंसर होगा। बस समझ में आ गया, k/6 इज इक्वल टू हाफ, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या होगा, 3। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 पहला है, चलो सब LHS में ही ला के लिख देते हैं, -6 इक्वल टू 0। और दूसरा है आपका 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए हमको a1/a2 का पहले वैल्यू निकालना है। a1/a2 आएगा यहाँ 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 क्या आएगा, 3/6 यानी कि 1/2। और लास्ट c1/c2 क्या आएगा, -6/-9 यानी कि 2/3। ठीक है, ये 2/3। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। हियर a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2, जो कि हाफ के बराबर है, जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 आ रहा है 2/3 और वो सब है 1/2 1/2। तो यहाँ पे सिस्टम कैसा होगा, अब ये किसका कंडीशन है, आपको पता होगा ये किसका कंडीशन है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन देते हैं। पैरेलल लाइन से क्या मिलता है हमें, नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम यहाँ होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आया, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। अच्छा, आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो तो पहला लाइन है आपका x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा है x एक्सिस। अच्छा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x एक्सिस के साथ आपको ट्रायंगल बनाना है। अच्छा देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो इसको आपको x और y का वैल्यू रखना है खुद से। x का वैल्यू अगर आप 0 रखो तो y 4 आएगा, y 0 रखोगे तो x 4 आएगा। तो इसका मतलब 0 4 और 4 0 हमारा एक पॉइंट होगा। तो मेरे यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 4 और यहाँ हम ले लेंगे 4, तो ये 4,0 हो जाएगा और ये 0,4 हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो आपका लाइन कुछ यूँ होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4 लाइन हो गया। और किसके साथ बोला, x इक्वल टू 0। तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का। तो x इक्वल टू 0 पे यह कहां मीट कर रहा है। अगर आप देखोगे आपको क्या बताना था, सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द लाइंस एंड x एक्सिस। अच्छा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 0, अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो 0,4 आएगा। ठीक है, 0,4 पे तो आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 0 का। लेकिन आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का एरिया और किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये लेंथ जो होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ओरिजिन पास, तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, 4 यूनिट। ये लेंथ क्या होगा 4 और ये लेंथ भी क्या होगा 4। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर ओ ए बी हम नाम दे दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि 4 यूनिट, हाइट यानी कि 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया आएगा।
4 4 जा 16/2 यानी 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 8 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? तो ऐसे होगा क्वेश्चन। और अगर सॉल्व ग्राफिकली बोला था तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? अगर आप देखो 0,4। बात समझ में आया? x = 0 और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,4 होगा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट पेयर ऑफ हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो अब यूनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया, तो यूनिक सॉल्यूशन से आपको क्या पता है? सबसे पहला इक्वेशन है kx + 2y - 5 = 0 और दूसरा है 3x + ky - 7 = 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर नहीं होता, ये आपको लगाना है। तो a1/a2 का मतलब क्या है? a1/a2 हम ये कहेंगे कि ये जो है k/3 के बराबर है और b1/b2 जो है वो किसके बराबर है? 2/k के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सी का हम नहीं चेक करते हैं, ये दोनों सबसे पहले आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब k/3 जो है वो 2/k के बराबर नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं k² जो होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब k जो होगा वो ±√6 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? तो k का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो कभी भी ±√6 के बराबर नहीं होगा। बात समझे? तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, k कैन टेक देखो वैसे लिखता नहीं हूँ यहाँ पे ये ध्यान दो कि k का आपका कोई भी रियल वैल्यू तो आएगा, k कोई भी रियल वैल्यू आपका ले लेगा। हाँ भले आप k को आप 0 मत देना क्योंकि 0 से तो x का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, लेकिन आपका k कोई भी वैल्यू लेगा, कोई भी रियल वैल्यू लेगा, लेकिन ±√6 नहीं लेगा। वैसा हुआ तो ये बराबर हो जाएगा ना, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर यही डायरेक्ट होगा कि k नॉट इक्वल टू ±√6। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज नो सॉल्यूशन। देखो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन बोला है। पहला इक्वेशन है 3x + ky - 5 = 0 और दूसरा है 6x + 2ky - 12 = 0। इसमें क्या बोला है? नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या कंडीशन पता है? a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? ये नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में आप सबसे पहले यहाँ वैल्यू निकालो। a1/a2 क्या है? a1/a2 है 3/6 यानी कि 1/2। दूसरा b1/b2 क्या है? ये है k/2k यानी कि ये है 1/2। और लास्ट c1/c2 क्या है? ये है -5/-12 यानी कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/12। तो ये दोनों तो बराबर आ गया। अब k का वैल्यू का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोला है ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि k का भी कोई भी वैल्यू होगा। k यहाँ पे एनी वैल्यू हम ले सकते हैं, एनी वैल्यू, बट आपको 0 नहीं लेना है एक्सेप्ट 0। ठीक है, k कोई भी वैल्यू ले लेना बट 0 मत लेना, क्योंकि 0 रखने से क्या होगा? अगर आप 0 रख दोगे तो अगर आप 0 चेक करोगे 0/0 बन जाएगा, तो वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो सब डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए k यहाँ पे एनी वैल्यू होगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि देखो इसमें k से k कैंसिल ही ना हो जा रहा है, तो 1/2 तो आ ही जा रहा है बराबर। तो यहाँ k हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, k का यहाँ एनी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। बात समझ में आया? बट 0 नहीं लेना। उसका क्यों? मैंने रीजन बता दिया, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बेसिक से कर रहे थे, या फिर आपका सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो आप क्वेश्चन है, इसमें भी हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, बट पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा क्या गिवन है। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो आपको यहाँ क्या बोला है? 2 डिजिट का सम दिया हुआ है 2 डिजिट के नंबर का। आपको पता होगा जैसे हम 20 लिखते हैं या 24 लिखते हैं, तो 24 एक 2 डिजिट का नंबर है ना, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? 2 × 10 + 4 × 1 ऐसा लिखते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, 2 × 10 का पावर 1 + 4 × 10 का पावर 0, ये लिखा जा सकता है। ऐसा ही लिखते हैं। तो अगर हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं, जैसे कि अब 55 लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? 5 × 10 का पावर 1 + 5 × 10 का पावर 0, ये लिखने का तरीका होता है हमारा 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में हम एक और ऐड कर देते हैं। अगर 555 है तो 5 × 10 का पावर 2 + 5 × 10 का पावर 1 + 5 × 10 का पावर 0, ऐसा हमारा लिखा जाता है 3 डिजिट का नंबर। बात समझ में आया? तो 2 डिजिट का नंबर हम जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब अगर हम डिजिट को माने, सबसे पहले अगर हम डिजिट को माने, लेट द डिजिट्स, या फिर ऐसे क्या मान लें? यूनिट प्लेस में मान लें,
यूनिट प्लेस पे हम मान लें x और टेंथ प्लेस पे मान लें y। यूनिट प्लेस पे x और टेंथ प्लेस पे y, तो हमारा एक्चुअली में डिजिट होगा yx, ऐसा ही कुछ लिखा होगा। मतलब ये डिजिट का हम बस बात करें, y इंटू एक्स मत समझना इसको, y इधर लिखा है x इधर लिखा है। तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या है, x है, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 0 से, और y जो है हमारा 10 प्लेस में उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 1 से। तो हमारा जो नंबर होगा वो ऐसा ही ना होगा, नंबर ऐसा ही ना लिखा होगा जैसे अभी हमने बताया था 24 एग्जाम्पल लेके, या और भी एग्जाम्पल से हमने अभी बताया था। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या होगा, नंबर होगा, यानी 10y प्लस एक्स हमारा क्या होगा, नंबर होगा। बात समझ में आया, 10y प्लस एक्स। तो इसका सम दिया हुआ, मतलब yx हमारा अगर डिजिट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, ये दिया हुआ है। बाकी ये हमारा जो है ओरिजिनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग, अगर हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, अगर नंबर को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो होगा वो बन जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया ना। मतलब अगर जैसे 35 लिखा होता तो उसको हमने 53 कर दिया, तो हमारा नंबर क्या बदल में आ गया, 10x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चीज दिया हुआ था, सम ऑफ डिजिट दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 10, और जो नंबर फॉर्म था रिवर्स करने से वो 36 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 10y प्लस एक्स है, अगेन और क्या बात दिया है, ओरिजिनल नंबर अगर आपका 10y प्लस एक्स है तो जो रिवर्स करने के बाद नंबर आया वो 36 ज्यादा है। मतलब अगर इसमें हम 36 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 10x प्लस वाई। बात समझे। तो यहां से देखो एक इक्वेशन तो आपको ये बना है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर आप सबको RHS में ले जाओ, और लेकिन हम लिखेंगे LHS में, तो 10x में x गया 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, 10y भी इधर गया तो माइनस 9y, x इधर गया तो माइनस प्लस 9x इक्वल टू 36। तो यहाँ बनेगा x माइनस वाई बराबर 4। तो आपका एक इक्वेशन बना x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा बना x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड, देखो एलिमिनेशन मेथड अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है तो इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो स्लाइड ऐड कर देता हूँ। x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, यही था ना। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को खत्म करते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2, अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो क्या होगा, हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 14, तो x बराबर आ जाएगा 7। x कितना आ गया, 7। अब दो इक्वेशन था, एक ये था एक ये था। अगर आप किसी भी इक्वेशन में अब पुट कर दो x का वैल्यू फ्रॉम 1, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो x का वैल्यू कितना था, 7 प्लस वाई बराबर 10। तो x कितना, y कितना आ गया आपका, 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो y बराबर यहाँ से कितना मिल गया, 3। तो आपको दो वैल्यू मिल गए, x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, तो ये x और y का वैल्यू मिला। तो इन दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में एक बार एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन जैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर x y का वैल्यू मिल गया तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है, ये i है। ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो क्या हमने निकाला था, 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस एक्स यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 7 यानी कि 37। बात समझ में आया। और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग कितना आ जाएगा, अगर ये 37 आ गया है तो ये 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73। तो आपको बोला क्या था, 37 अगर आपका ओरिजिनल नंबर है उससे 36 ज्यादा है, तो बात सही है, जो रिवर्स करने के बाद नंबर है वो इससे 36 ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, यही पूछा था ना हमसे क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यही ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्या बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है प्रेजेंट एज, फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 3 times है उसके सन से। 10 साल बाद द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लेट करना होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आपको सबसे पहले दोनों का एज मानना है, ठीक है, क्योंकि हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हमको दोनों वेरिएबल मान के चलना है। ऐसा नहीं कि आपको एक वेरिएबल से काम चल रहा है आप एक ही मानोगे, दोनों मान के चलना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हमने क्या मान लिया, फादर और सन का एक्स एंड वाई, मतलब एक्स फादर का होगा, सन का क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आ गया। तो और क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम साइड में लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है,
फादर का जो एज है वो 3 टाइम है, यानी x बराबर 3y है, ये फादर का एज आपको दे रखा है। और क्या देख रखा है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखो आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम फादर्स के एज पे देखेंगे, फादर्स का एज देखेंगे तो फादर्स का एज कितना हो जाएगा, पहले x था, 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा ना, और सन्स एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10। बात समझ में आया। तो 10 साल के बाद ऐसा हुआ, तो आफ्टर 10 ईयर ऐसा है, द फादर एज विल बी ट्वाइस द सन एज। तो 10 साल के बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, अगेन 10 साल के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो उसके पिता का एज है वो डबल हो गया बेटे के एज से। तो इसका मतलब x प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 2 टाइम्स y प्लस 10। बात समझ में आया। तो पहला इक्वेशन था x प्लस x इक्वल टू 3y, और दूसरा इक्वेशन बना आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अगर आप इक्वेशन 1 से यहाँ x का वैल्यू रख दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो x की जगह पे आप 3y रख सकते हो, 3y प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ अगर सॉल्व हम करेंगे, जगह इधर चलो कर देता हूँ, यहाँ देखो क्या आएगा, 3y में से 2y गया यानी y बराबर 10। तो y बराबर 10 यानी सन का प्रेजेंट एज क्या आ गया, 10। बात समझ में आया। आप यहाँ से सॉल्व कर लो, सन का प्रेजेंट एज क्या है, 10 है। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 10 यानी कि 30। बात समझ में आया। तो यहाँ फाइंड देयर प्रेजेंट एज ही पूछा है ना, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर्स 30 और सन्स क्या हो जाएगा, सन्स जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। बात समझ में आया। 30 ईयर्स एंड 10 ईयर्स आंसर है। ठीक है, बात समझ गए, ऐसे सॉल्व होगा। हाँ, इफ 2 is added to numerator and 1 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 1. Find the fraction. तो देखो सबसे पहले मैं let the fraction be x by y। हम फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x by y, मतलब उसका न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, y है, हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है, 2 is added to numerator। अगर न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर होगा। बात समझ में आया। 2 is added to numerator and 1 is subtracted from the denominator, हाँ, the fraction become 1. Find the fraction. यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो बनेगा, x प्लस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो यहाँ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 3। तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो यहाँ बन गया। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन भी लग रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 1। यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट मिसिंग है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में दिया होना चाहिए था ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम या कुछ एक्स्ट्रा भी दिया रहता, तब हम इस क्वेश्चन को बना पाते ना। ऐसे तो यहाँ कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन बना, यहाँ एक से ज़्यादा इक्वेशन तो बना नहीं। ठीक है, इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो ट्रैवल किया है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल किया है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड ट्रेन का हर जगह पे क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है तो वो 1 घंटा कम समय लेगा। बात समझ में आया। देखो हमको सफ़र करना है कितना है, 360 किलोमीटर ही सफ़र करना है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाता है तो हमारा 1 घंटा टाइम कम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, ठीक है, तो अगर हम लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स मान लें, स्पीड कितना मान लें, एक्स ट्रेन का, एंड टाइम टेकन, जो एक्स स्पीड से गया है 360 किलोमीटर कवर किया है, तो उसमें जो टाइम उसको लगा है उसको टाइम टेकन भी वाई, टाइम को वाई मान लिया और स्पीड को हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड बिन बिकम 5 किलोमीटर मोर, स्पीड अगर हमने 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया, ठीक है, स्पीड अगर हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो वो 1 घंटा कम टाइम लेगा। इसका मतलब कितना टाइम कम लेगा, y माइनस 1 टाइम लेगा, तो ये 360 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपका ये बनेगा। देखो हाँ, देखो यहाँ पे क्या,
ये हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आपको ये बात पता होगा स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर। तो आपका एक यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x + 1 इंटू y - 1 बराबर 360। बात समझ में आया? ये पहला इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस का। और दूसरा क्या बोला था हमने, क्या लिया था? x × y। तो x × y पहला जो हमने लिखा था वो 360 के बराबर था। ये दोनों 360 के बराबर होगा, क्योंकि देखो अगर हमने स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगा, और पहले केस में हमने क्या किया था, स्पीड वही था x और y, तो हमारा डिस्टेंस 360 था। बात समझ में आया? डिस्टेंस हमारा कम नहीं हुआ है। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा, xy + y, यहाँ पे भी मिसिंग है क्या कुछ, xy + y माइनस x - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम xy का वैल्यू 360 रखते हैं, ये 360 के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो 360 + y - x - 1 = 360। तो इसका मतलब 360 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, y - x = 1। ठीक है, y - x = 1। और कुछ तो दिया नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड था। ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन देखो अब ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less. Find the speed of train. तो देखो स्पीड अगर हम डिस्टेंस इनटू स्पीड करें तो वो 360 आया है। ठीक है, चलो हाँ एक बात और, अगर आप यहाँ देखो स्पीड हमने बढ़ा दिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ध्यान दो, नोटिस करो। अगर आप यहाँ देखोगे तो x तो आपका वेरिएबल है स्पीड के लिए, y वेरिएबल है टाइम के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जो स्पीड का यूनिट होता है वो km/h होता है, लेकिन जो टाइम का यूनिट होता है वो तो आर होता है ना, आवर होता है। हम तो दोनों को ऐड थोड़ी कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे हम बोल सकते हैं ना, स्पीड को अगर हम ऐसे नहीं माने, देखो क्या करते हैं इसमें, अगर हम ये बोलें कि अगर आप क्या करो, स्पीड को बढ़ा दो। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले हमारा क्या था, 360 किलोमीटर था ना, टोटल 360 किलोमीटर क्या था, टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस अगर 360 किलोमीटर है तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 किलोमीटर में जो हमारा टाइम पहले t लगा था, ये स्टार्टिंग का क्या था, स्पीड था, स्टार्टिंग का स्पीड था। अगर ये स्पीड हमारा क्या होगा, 5 km/h बढ़ जाएगा। 5 km/h क्या बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग का स्पीड था, 360/t हमारा क्या हुआ, स्टार्टिंग का स्पीड हुआ। और इसी स्पीड में हम 5 किलोमीटर क्या बढ़ा दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो 1 घंटा कम लगेगा। इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 360/t - 1। बात समझ में आया? तो यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकालना चाहो तो टाइम अगर आपका निकल जाएगा तो ये आपका पूरा स्पीड आ जाएगा, पुराना 360/2 क्या हो जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 360 + 5t = 360/t - 1। ठीक है, स्पीड हमने बढ़ा दिया तो टाइम कम लग रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में करना है तो सबसे पहले 360 किलोमीटर दिया है ना, आपको निकालना वैसे था स्पीड, निकालना क्या था, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड है उसका पूरा, तो पूरा जर्नी में उसका स्पीड 360 जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। बात समझ में आया? लेकिन स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं और टाइम को हम कम कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप टाइम बराबर लिखते हो तो टाइम बराबर क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या लिखते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सबसे पहला टाइम लिखोगे t1 हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम होगा वो क्या होगा, वो 360 बाय स्पीड होगा। स्पीड हम मान लेते हैं x, स्पीड क्या मान लेते हैं हम, x। लेट स्पीड बराबर x। ठीक है, स्पीड बराबर क्या मान लिया हमने, x। ठीक है, तो पहला टाइम क्या होगा, 360/x। दूसरा t2 जो टाइम होगा वो क्या होगा, t2 टाइम क्या बोल रहा है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दिए, स्पीड को कितना कर दिए, x + 5 कर दिए,
तो हमारा टाइम जो होगा वो कितना कम लगेगा। हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो टाइम स्टार्टिंग में अगर t1 लग रहा था तो बाद में जो टाइम होगा वो 1 घंटा कम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि t1 - 1 बराबर t2 है। t1 - 1 बराबर क्या है, t2 है। ये क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग का टाइम है और ये बाद का टाइम है। ठीक है, ठीक है, ये शुरुआत का टाइम है और ये बाद का टाइम है। तो स्टार्टिंग का टाइम था 360/x, बाद का टाइम हो गया 360/x + 5, क्योंकि हमने स्पीड को बढ़ा दिया था और ये जो हमने स्पीड लिया x km/h लिया है। तो इसका मतलब t1 - 1 बराबर t2 हो गया। तो t1 का वैल्यू हो जाएगा 360/x - 1 बराबर t2 का वैल्यू हो जाएगा 360/x + 5। बात समझ में आया। अब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 - x + 5। यहाँ अगर आप सॉल्व करो तो 360x - x² बराबर हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर लेना। 360x बराबर हो जाएगा 360x - x² + 5 × 360 - 5x, ये आएगा। तो 360x से 360x कैंसिल हो गया, तो इधर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, x² - 5x प्लस, ठीक है, 36 × 5 कर लो, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15 और 3 180, 1800 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा x का जो पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप आंसर क्या करो, कमेंट बिलो। ठीक है, आंसर कमेंट करो, खुद से कर लो। ठीक है, x का जो वैल्यू आएगा, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, आप लगा देना, चाहे तो फैक्टराइजेशन लगा देना या फिर आप वो भी लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1800 को आप फैक्टराइज करके भी देख सकते हो, बन जाएगा ये क्वेश्चन x का। लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k सच दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अच्छा, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। kx + 4y - 8 = 0 पहला इक्वेशन है और दूसरा 2kx + 8y - 16 = 0 दूसरा है। बोल रहा है कि k का वैल्यू बताइए जिससे जो इक्वेशन है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो उसका मतलब होता है a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको करना है। तो ये अगर आप करोगे तो a1/a2 क्या है, k/2k बराबर b1/b2 4/8। तो इसका मतलब, अच्छा, साथ ही -8/16, ये तीनों तो बराबर ही है। वो तो वही क्वेश्चन था जो हमारा पहले लिया था हमने, तो k से k कट गया, तो यहाँ पे भी k का एनी वैल्यू होगा, एनी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन तो सेम है, k से k कैंसिल भी हो जा रहा है ना। आप देखो k से k कैंसिल आ रहा है तो 1/2 आ जा रहा है, तो k एनी वैल्यू होगा, बट आप 0 नहीं लोगे। ठीक है, एक्सेप्ट 0। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली स्टेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए पहले नेचर बता देते हैं इस सॉल्यूशन का। तो पहला दिया हुआ x + y - 6 = 0 और दूसरा 2x + 2y - 12 = 0। तो इसका अगर आप a1/a2 चेक करो तो ये आएगा 1/2, b1/b2 चेक करो ये भी आएगा आपका 1/2 और c1/c2 चेक करो तो ये भी आएगा -1/-2 यानी कि 1/2, -6/-12 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आया, ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट होगा ही, और लाइन एक तरह से सेम ही हो जाएगा। तो इसका लाइन जो बनेगा आपका x + y = 6, ग्राफ में बना के दिखा दूं, देखो ये है ना, x + y = 6 बोला है, और x + y = 6 और दूसरा 2x + 2y = 12, यही बोला गया है। तो देखो सेम ही लाइन बनेगा अगर आप रख के देखो वैल्यू। ठीक है, x + y = 6, 2x + 2y = 12। तो देखो x + y = 6 अगर आप रखोगे तो सेम बॉक्स हम बनाएंगे ऐसे ही ना, x y, x का वैल्यू आप 0 रखो, y देखना 6 आएगा, y का 0 रखो, x 6 आएगा। तो पहला जो आपका लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहला लाइन ऐसा बनेगा जिसमें आपका ये पॉइंट होगा 0,6 और ये पॉइंट होगा 6,0।
ठीक है, तो ये लाइन बनेगा। दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए x अगर आप 0 रखो, x 0 रखो तो y कितना होगा 6 होगा, y 0 रखो x भी 6 होगा, सेम ही बनेगा। तो मतलब दूसरा लाइन आपका इसी पे चला जाएगा, ठीक है, दूसरा लाइन आपका इसी पे चला जाएगा, ठीक है, तो सेम ही लाइन बनेगा। तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे ना, तो हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आया, हर पॉइंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था ये, ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली एंड स्टेट वेदर द सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन। अच्छा देखो सेम ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको चलो सारा चीज हम LHS में ले लेते हैं, -6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे -12 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप सेम सॉल्व करो, a1/a2 का वैल्यू बताओ क्या होगा 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 का क्या होगा वैल्यू 1/2 और c1/c2 का क्या होगा -6/-12 यानी कि 1/2। सेम क्वेश्चन था क्या, सेम क्वेश्चन था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है चलो कोई बात नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था यहाँ पे और यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 था। यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था और एक था 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। कोई बात नहीं, ये इसका भी सेम ही आएगा, तो इसका ग्राफ तो अलग बनेगा, उससे सेम नहीं बनेगा, बट ये भी सेम ही होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों बराबर है वैल्यू, a1/a2 बराबर b1/b2 है बराबर c1/c2 है। बात समझ में आया, तो इसका भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ अगेन बनाना है तो देख लो, बना देते हैं। क्या था x आपका लाइन क्या था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 था। इसका अगर आप लाइन बनाना चाहो तो x y का वैल्यू रखो, x 0 रखो तो y आएगा 6, अगर आप y 0 रखोगे तो x आएगा 3, तो एक पॉइंट होगा 0 6, तो इधर आपका होगा 0,6 और इधर होगा आपका 3,0। ये तो आपका एक्चुअली में लाइन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये लाइन होगा। और दूसरा लाइन भी जो होगा, दूसरा लाइन क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 12, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो ये भी लाइन में आप रखोगे तो सेम ही पॉइंट मिलेगा x y। तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखो तो y मिलेगा आपको 6, y 0 रखोगे तो y अगर आप यहाँ 0 रख के देखो, y 0 रखो तो x कितना मिलेगा 3, तो सेम ही लाइन तो होगा, ठीक है, सेम ही लाइन होगा। बात समझ में आया, ये दोनों लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, सेम लाइन होगा, ठीक है, तो सेम लाइन होगा तो सॉल्यूशन हर पॉइंट पे आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा हर पॉइंट पे आएगा, समझ गए। तो ये भी सेम ही लाइन था, कैसा लाइन कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ये भी लेकिन कंसिस्टेंट है, पिछला भी आपका कंसिस्टेंट था, ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये भी कैसा है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है सिस्टम। बात समझ में आया, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन कंसिस्टेंट है, आप लोग भी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, बात समझ में आया, तो कंसिस्टेंट है, तो दोनों कैसा सॉल्यूशन था आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है, आपसे वही तो पूछा था कैसा सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बाकी हमने कंसिस्टेंसी भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बच्चों बस यही थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पूछे जाते हैं। बस इन सब क्वेश्चंस को आप फिर से अपने से प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बनता हो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। बाकी आप जितना हो सके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिवाइज करो, सारा चीज़ें मैंने बता चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तब तक आप बस पढ़ो और क्या, ठीक है, पढ़ो, आपका बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहा है तो पढ़ो, और बस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।